हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारे टर्म्स के बारे में जानेंगे। इन्हें कब और किसके लिए इस्तेमाल करना है, इनकी डिफिनेशन क्या है, इसी तरह इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। एंड आई प्रॉमिस आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो ये सारे टर्म्स हमेशा के लिए आपके दिमाग में उतर जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि लॉयर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, लॉयर यानी वकील उस इंसान को कहते हैं जिसने भारत में लॉ यानी कानून की पढ़ाई की हो। अब उसने चाहे 3 साल का एलएलबी किया हो या 5 साल का भी एलएलबी किया हो, लेकिन सिर्फ एक लॉयर होने से आप किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी किसी क्लाइंट का केस नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते, अभी आप इसको आगे समझेंगे। इसी तरह बैरिस्टर उस इंसान को कहते हैं जिसने लॉ की पढ़ाई भारत के बजाय इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से की हो। और लॉयर ही की तरह सिर्फ बैरिस्टर होने से आप किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी किसी क्लाइंट का केस नहीं लड़ सकते। अब आइए समझते हैं एडवोकेट, जिसे हिंदी में अधिवक्ता कहते हैं, किसे कहते हैं। तो दोस्तों, एडवोकेट उस इंसान को कहते हैं जिसने लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को इनरोल करवा लिया हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल करवाने के लिए आपको BCI का एक एग्ज़ाम पास करना होता है, जिसे पास करने के बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को इनरोल करवा लेंगे, जिसके बाद BCI आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे देगा। अब आप किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और उसका केस भी लड़ सकते हैं। तो लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट में यही डिफरेंस है कि लॉयर और बैरिस्टर सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होते हैं, वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। और एडवोकेट लॉ ग्रेजुएट होने के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होता है, वो कोर्ट में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है और केस लड़ सकता है। अब आइए देखते हैं सीनियर एडवोकेट किसे कहते हैं। तो सीनियर एडवोकेट की मान्यता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन एडवोकेट्स को देते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस और कानून की अच्छी जानकारी होती है, यानी कम से कम 10 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो और वो बहुत सारे केसेस में अपीयर हुए हों। फिर उन केसेस में कितने केसेस उनके फेवर में आए और कितने अगेंस्ट गए, उनका रिकॉर्ड और स्वभाव कैसा है, इन सब चीज़ों के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। और जब किसी को सीनियर एडवोकेट की मान्यता मिल जाती है तो उनका गाउन यानी कोट अलग टाइप का होता है और उनकी फ़ीस भी एक नॉर्मल एडवोकेट से बहुत ज़्यादा हो जाती है। अंततः हम कह सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज देखकर किसी को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ एक AOR ही केस फाइल कर सकता है, यानी हर कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ रूल्स और नियम होते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट का टाइम बहुत कीमती होता है और अगर हर कोई केस फाइल करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट का बहुमूल्य टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक AOR ही केस फाइल कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केस ड्राफ्ट तो हर कोई भी कर सकता है, इसी तरह बहस कोई भी कर सकता है, लेकिन केस फाइल सिर्फ एक AOR ही कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और नियम और काम करने के तरीके की जानकारी सिर्फ एक AOR ही को होती है। आइए जानते हैं AOR बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट की AOR की परीक्षा पास करनी होती है। इसे पास करने के बाद आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, जिसे हम महाअधिवक्ता भी कहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह एक आम इंसान कानूनी सहायता और लीगल एडवाइस के लिए एक वकील रखता है, सेम उसी तरह किसी राज्य का गवर्नर उस राज्य के लिए एक वकील अपॉइंट करता है, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। एक एडवोकेट जनरल का काम होता है कि वो अदालत में ज़रूरत पड़ने पर स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष रखे, यानी एक महाअधिवक्ता कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। एडवोकेट जनरल को स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। अब अगला टर्म है अटॉर्नी जनरल, जिसे हिंदी में महान्यायवादी भी कहा जाता है। जिस तरह एक एडवोकेट जनरल कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सेम उसी तरह अटॉर्नी जनरल कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। अटॉर्नी जनरल को कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं। ये किसी भी मामले में केंद्र सरकार को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अटॉर्नी जनरल ही की तरह सॉलिसिटर जनरल होता है, जो कि अटॉर्नी जनरल का नायब होता है, जिसे कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार के किसी भी कानूनी मामले में अटॉर्नी जनरल की हेल्प करता है। याद रहे कि अटॉर्नी जनरल को कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर और सॉलिसिटर जनरल को कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर कहते हैं। दोस्तों, दो टर्म्स आपने और सुना होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर। आइए अंत में इन दोनों को समझ लेते हैं। तो जब भी कोई इंसान या इंसानों का एक समूह किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई क्राइम करता है, तो वो क्राइम न सिर्फ उस व्यक्ति के विरुद्ध माना जाता है, बल्कि पूरा समाज उससे प्रभावित होता है और वो क्राइम पूरे समाज के विरुद्ध माना जाता है। और अपराधी को दंड दिलाने की जिम्मेदारी न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति की होती है, बल्कि पूरे समाज की होती है। तो पूरे समाज की तरफ से पीड़ित का पक्ष रखने और न्याय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए वकील को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, जिसका काम होता है कि पूरी ईमानदारी से तमाम तथ्यों के साथ कोर्ट में पीड़ित का पक्ष रखे और उसे न्याय दिलाए। और क्रिमिनल केसेस में सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष रखने वाले को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सिविल केसेस में सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष रखने वाले को गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये कि क्रिमिनल केसेस में पीड़ित का पक्ष रखने वाले को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सिविल मामलों में सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष रखने वाले को गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।